बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम के लेक्चर नंबर 4 में कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम एंड इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स देखेंगे। जैसा कि पहले भी मुतअद्दिद बार हम देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी इकोसिस्टम जो होता है उसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी उस इकोसिस्टम की ज़िंदा चीज़ें और बेजान चीज़ें, यानी बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो हम जानते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में तमाम जिंदा चीज़ें शामिल होती हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स में सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को हम सिंपली इस तरह भी कह सकते हैं कि तमाम जिंदा जानदार जो हैं वो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर वो उसके बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, या फिर उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स को हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स के नाम से भी बयान कर सकते हैं। तो चले स्टडी करते हैं। As discussed earlier, the ecosystem can be divided into two main components। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि इकोसिस्टम को हम दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स में और एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, बशमूल पौधे और जानवर। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर पौधे और जानवरों समेत तमाम जिंदा जानदार शामिल होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में। और ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो हैं इनको कौन सपोर्ट करता है? बायोस्फीयर सपोर्ट करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली बायोस्फीयर ही सपोर्ट करता है, क्योंकि बायोस्फीयर जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है और उनको हैबिटेट प्रोवाइड करता है और मुनासिब किस्म की हवा और तमाम के तमाम एबायोटिक फैक्टर्स जो बायोटिक फैक्टर्स को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, बायोस्फीयर उनको प्रोवाइड करता है। इसीलिए तो ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी मौजूद है और ज़मीन के ऊपर ही बायोस्फीयर, ज़मीन के आसपास बायोस्फीयर मौजूद है। यही वजह है कि किसी भी दूसरे सियारे के ऊपर जो है वो ज़िंदगी मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बायोस्फीयर मौजूद नहीं है, वहाँ पर ज़िंदगी का कुर्रा जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर और एयर और ऑप्टिमम लाइट जो है वो प्रोवाइड नहीं होती है बायोटिक फैक्टर्स को या ज़िंदा ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ पर लाइफ भी मौजूद नहीं है। अब हम देखते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर के बारे में पहले भी हम जो है वो इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जहाँ हमें बताया गया था कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर इज़ अ थिन लेयर अराउंड द अर्थ वेयर ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट। ज़मीन की या ज़मीन के ऊपर वो बारीक तय जिसके अंदर ज़िंदा जानदार मौजूद हो सकते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ये कुछ बताया गया है कि बायोस्फीयर इज़ स्प्रेड आउट ओवर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो बायोस्फीयर जो है ये स्यारा ज़मीन के सतह के ऊपर जो है वो स्प्रेड आउट हुई होती है। बायोस्फीयर जो है, जो ज़िंदगी की जगह या ज़िंदगी का इलाका या ज़िंदगी का जो कुर्रा है, वो प्लैनेट अर्थ यानी स्यारा ज़मीन की सरफेस के ऊपर स्प्रेड आउट यानी फैला हुआ होता है बायोस्फीयर। ठीक है ना। और कहाँ तक फैला हुआ होता है? एक्सटेंडिंग अबाउट, जो कि कहाँ तक एक्सटेंड हुआ होता है? 8 to 10 किलोमीटर्स टू द अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि फ़िज़ा की बालाई हदूद में, फ़िज़ा की बालाई हदूद में 8 से 10 किलोमीटर जो है एटमॉस्फेयर की अपर रीचेस तक होता है। एंड द सेम डिस्टेंस इन टू द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, और तकरीबन समंदर की गहराइयों में भी इतने ही फासले तक ये बायोस्फीयर जो है वो फैला हुआ होता है। तो बायोस्फीयर को जो है वो प्लैनेटरी इकोसिस्टम भी कहते हैं और इसको जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर तमाम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स शामिल हैं, जिनमें एयर आ जाती है, वाटर है, सॉइल है, और ज़मीन की टोपोग्राफी यानी कि ज़मीन के खदो खाल और शेप वगैरह जो है, जियोग्राफिकल स्टडी इसकी टोपोग्राफी कहलाती है। तो इसी एयर, वाटर और सॉइल को अगर हम इकोलॉजिकल टर्म के अंदर देखें तो इकोलॉजिकल टर्म के अंदर उनको एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी हवा का इलाका जो ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी एटमो एयर, स्फीयर प्लेस यानी हवा की जगह। इसी तरह हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब है वाटर और स्फीयर का मतलब है प्लेस, जगह, यानी पानी की जगह। ज़मीन के आसपास जितने भी वाटर बॉडीज़ मौजूद हैं, जिस जिस जगह पर पानी मौजूद है उसको मजमूई तौर पर हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और लिथोस्फीयर, लिथो से मुराद अर्थ, सॉइल या रॉक वगैरह जो है वो लिया जाता है। इससे मुराद सफ़ियर का मतलब प्लेस, यानी जहाँ जहाँ पर भी ज़मीन के ऊपर अर्थ मौजूद है, सॉइल मौजूद है या रॉक्स मौजूद हैं, वो सारे का सारा ज़मीन का इलाका मजमूई तौर पर लिथोस्फीयर कहलाता है। तो ये मेन एबायोटिक कंपोनेंट्स जो थे वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। और उससे अगला टॉपिक है हमारा प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी इसके अंदर पहले हम देखेंगे कि प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर होने वाले जो मेन प्रोसेसेस हैं वो क्या क्या हैं। तो कहता है द मेन प्रोसेसेस अकरिंग इन एन इकोसिस्टम इंक्लूड, इकोसिस्टम के अंदर वकू पजीर होने वाले जो मेन प्रोसेसेस हैं उनमें क्या क्या शामिल है। पहले नंबर पर फीडिंग, खाने और खाए जाने का जो प्रोसेस है वो मेन प्रोसेस में से एक प्रोसेस है इकोसिस्टम के अंदर जो वकू पजीर होता है। और इकोसिस्टम के अंदर वकू पजीर होने वाले मेन प्रोसेस में से दूसरा प्रोसेस जो है सर्कुलेशन ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स है। यानी एक इकोसिस्टम के अंदर केमिकल एलिमेंट्स जो हैं वो एवरी टाइम सर्कुलेट हो रहे होते हैं। फीडिंग का प्रोसेस भी हो रहा है, प्रोड्यूसर्स खुराक प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स उनको खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, टर्सी कंज्यूमर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, और डीकम्पोजर जो है वो इन सब को खाकर इनको डीकम्पोज करके इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फीडिंग का प्रोसेस भी चल रहा है। और जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है फूड जाती है, खुराक जाती है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पहले ऑर्गेनिज्म से जब फूड लेता है तो उस फूड के अंदर मौजूद जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, केमिकल एलिमेंट्स। तो इस तरह फिर इकोसिस्टम के अंदर केमिकल एलिमेंट्स की जो सर्कुलेशन हो रही होती है एवरी टाइम, ये भी एक मेन प्रोसेस है इकोसिस्टम के अंदर वकू पजीर होने वाला। और जब एक ऑर्गेनिज्म से फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाती है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं वो एनर्जी रिच कंपाउंड भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर यूं मुंतकिल होते जाते हैं। वो एनर्जी रिच कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है, और खाने वाला ऑर्गेनिजम्स उसको खाता ही पहले वाले ऑर्गेनिज्म को इसलिए है ताकि पहले वाले ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो एनर्जी रिच कंपाउंड हैं वो इसकी बॉडी का हिस्सा बन जाएं और वो अपनी बॉडी में उनको तोड़कर एनर्जी हासिल कर सके। तो इस तरह एक इकोसिस्टम के अंदर जो तीन मेन प्रोसेसेस हैं उनमें से एक फीडिंग का प्रोसेस है, जिसमें खुराक जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्कुलेट हो रही होती है यूं। और दूसरा मेन प्रोसेस सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स है, और केमिकल एलिमेंट्स भी की सर्कुलेशन भी हो रही होती है इस तरह एक इकोसिस्टम के अंदर। और खुराक के फ्लो के साथ साथ द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम के अंदर उन एनर्जी रिच कंपाउंड्स के एक दूसरे में मुंतकिल होने की वजह से इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो भी होता है, एनर्जी की सर्कुलेशन भी होती है। तो एक इकोसिस्टम के अंदर वकू पजीर होने वाले जो मेन प्रोसेसेस हैं उनमें फीडिंग शामिल है, सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स शामिल है, टुगेदर विद द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द इकोसिस्टम, और साथ साथ इकोसिस्टम के अंदर फ्लो होने वाली एनर्जी का प्रोसेस भी शामिल है। उसके बाद हम देखेंगे कि इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स, एक इकोसिस्टम जो है वो तीन मेन कंपोनेंट्स का बना हुआ है।
शायद बुक में ऐसा ही भी लिखा हुआ कि 3 मेन कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, जबकि ये इकोसिस्टम के जस्ट मेन कंपोनेंट्स नहीं हैं बल्कि मेन बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है जी। तो टॉपिक में पहला क्या था कि प्रोसेसेस इन द इकोसिस्टम, वो हमने देख लिया कि ये 3 प्रोसेसेस जो हैं वो इकोसिस्टम के अंदर वकूफ़ पज़ीर होते हैं। ठीक है ना। फीडिंग का प्रोसेस शामिल है, सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स का प्रोसेस शामिल है, और इसमें इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी के फ्लो का प्रोसेस शामिल है। ये प्रोसेसेस हैं जो इकोसिस्टम के अंदर वकूफ़ पज़ीर हो रहे होते हैं, और ये 3 जो हैं ये इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और इन तीनों का ताल्लुक जो है वो इकोसिस्टम के इन 3 मेन प्रोसेसेस से है। इसलिए उसने नीचे दोबारा ये कहा कि दीज ऑल आर कंसर्न्ड विद, इन तमाम बायोटिक कंपोनेंट्स का ताल्लुक जो है वो अगेन इकोसिस्टम के अंदर वकूफ़ पज़ीर होने वाले मेन प्रोसेसेस से है। जैसे यहाँ उसने बताया कि इन तीनों का ताल्लुक जो है किन से है, फीडिंग प्रोसेसेस से, ये फीडिंग प्रोसेसेस। दूसरा किससे ताल्लुक है, सर्कुलेशन ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, यानी सर्कुलेशन ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स एंड द एनर्जी फ्लो, और एनर्जी फ्लो से भी इन बायोटिक कंपोनेंट्स का ताल्लुक है, एंड द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द इकोसिस्टम। ठीक है। तो ये थे प्रोसेसेस इन द इकोसिस्टम, ये प्रोसेसेस हमने देख लिए। ये जो हैं ये हमने बायोटिक फैक्टर्स जो हैं, इकोसिस्टम के बायोटिक एलिमेंट्स जो हैं ये हमने देख लिए। और फिर हमने ये भी देख लिया है कि इन बायोटिक एलिमेंट्स का ताल्लुक एक्चुअली इन 3 प्रोसेसेस के साथ होता है। ये इकोसिस्टम, ये प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम हमने देखा, कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम हमने देखा, और आगे हमारे पास इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन भी हम देखेंगे। तो एक्चुअली असल में जब भी हम किसी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो दरपर्दा साथ ही साथ उसके एबायोटिक फैक्टर्स, उसके साथ इंटरेक्ट करने वाले एबायोटिक फैक्टर्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, चाहे यहाँ पर उसका वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है या नहीं किया गया, लेकिन एक्चुअली इन बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इन बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जो है वो उन एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन भी हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का जिक्र जिस तरह से किया गया कि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ये माहौल से जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में उनको चेंज करते हैं, तो बजाते खुद एज अ प्रोड्यूसर्स वो तो बायोटिक फैक्टर्स हैं, लेकिन वो एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट ज़रूर कर रहे हैं। यानी फ़िज़ा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे जो कि एबायोटिक फैक्टर है, और ज़मीन में से पानी लेंगे वो फोटोसिंथेसिस के लिए, अगेन वो भी एक एबायोटिक फैक्टर है, और सन से, सूरज से वो सन लाइट लेंगे वो भी अगेन एबायोटिक फैक्टर्स है, और इन सब एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके ही जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, वो खुराक पैदा कर रहे हैं। इस तरह किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो अपने एबायोटिक फैक्टर्स के साथ ज़रूर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये प्रोड्यूसर लेवल पर हमने बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन देखा। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या टर्शरी कंज्यूमर्स या सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो हम लेते हैं बजाते खुद, तो वो जो हैं वो इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो हैं ये एबायोटिक फैक्टर्स के साथ लाजमी इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी फ़िज़ा में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। जो ऑक्सीजन फ़िज़ा में से ले रहे हैं वो भी एबायोटिक फैक्टर है, जो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी एबायोटिक फैक्टर है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं वो भी एबायोटिक फैक्टर है, और सनलाइट भी ज़िंदा रहने के लिए उनके लिए ज़रूरी है, वो भी एबायोटिक फैक्टर है। और अपने प्रोड्यूसर्स से जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स अपनी फूड के अंदर वो हासिल कर रहे हैं तो वो भी एक्चुअली क्या हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं,
और ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, और वो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, और सेकेंडरी से टर्शी कंज्यूमर्स, और फिर डीकम्पोजर्स के ज़रिए वापस फ़िज़ा में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। इस तरह ए बायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन भी हो जाता है, और केमिकल एलिमेंट्स की सर्कुलेशन भी इस तरह से हो रही है। तो इसी तरह डीकम्पोजर्स के लेवल पर हम देखें तो डीकम्पोजर जो हैं ये जिंदा जानदारों की जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको डीकम्पोज करके, तोड़ फोड़ के, इनकी बॉडी के अंदर से जो एलिमेंट्स बाहर फ़िज़ा में पहुंचाते हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो अगेन एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो इसलिए डीकम्पोजर लेवल पर भी एक्चुअली हम बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स के दरमियान इंटरेक्शन को स्टडी कर ही रहे होते हैं, या जैसा कि डीकम्पोजर्स खुद तो बायोटिक फैक्टर्स हैं, और बॉडीज़ के अंदर से वो जिन एलिमेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं और वो वापस फ़िज़ा में पहुंचा रहे हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो डीकम्पोजर लेवल पर भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन जो है वो मौजूद होता है। अब हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स को अलग-अलग देखेंगे। प्रोड्यूसर्स जिनको पैदा कुनंदगान या पैदा करने वाले भी कहा जाता है, तो हम जानते हैं प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। प्रोड्यूसर जो है ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं मोस्टली। तो एलजी का जिक्र बुक में नहीं है, एलजी भी प्रोड्यूसर्स में शुमार होते हैं, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, और सियानो बैक्टीरिया वगैरह ये सारे जो हैं ये हमारी इकोसिस्टम के अहम प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, तो मोस्टली चूंकि प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो ग्रीन का जिक्र कर दिया गया है, वरना एलजी भी प्रोड्यूसर है। ये रेड एलजी भी हो सकती है, ब्राउन एलजी भी हो सकती है, ठीक है ना, ब्लू एलजी भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो हैं फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेटिक के अमल से खुराक पैदा करते हैं, इसलिए इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। प्रोड्यूसर जो है ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं सूरज से रोशनी लेकर। कैसे ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है, क्या करते हैं, विच कैप्चर एंड ब्रिंग लाइट एनर्जी इनटू द इकोसिस्टम। ये प्रोड्यूसर जो हैं ये सूरज से लाइट को, ठीक है ना, कैप्चर करते हैं, ठीक है, और फिर सूरज की एनर्जी को इकोसिस्टम के अंदर लेकर आते हैं। फोटोसिंथेसिस की मदद से ये सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं, केमिकल कंपाउंड्स ग्लूकोज वगैरह बनाकर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। They are able to manufacture organic food from the simpler inorganic substances। तो प्रोड्यूसर्स की एक पहचान ये भी है कि ये सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को मैन्युफैक्चर करने के काबिल होते हैं। यानी ये प्रोड्यूसर जो हैं ये सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सादा गैर नामियाती चीज़ें यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वगैरह को मिलाकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाने के काबिल होते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोड्यूसर्स जो हैं ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी ऑटो का मतलब खुद और ट्रॉफिक का मतलब ग़िज़ा, न्यूट्रिशन, यानी अपनी ग़िज़ा, अपनी न्यूट्रिशन जो है ये खुद पैदा करते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है प्रोड्यूसर्स को। तो यहाँ अगेन आप देख रहे हैं खुद ये बायोटिक फैक्टर्स हैं, जबकि जिन चीज़ों को फ़िज़ा में से ये लेकर अपनी फूड बना रहे हैं वो सारे के सारे ए बायोटिक फैक्टर्स हैं। यहाँ पर भी बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और तब जाके खुराक पैदा हो रही है। तो इन प्रोड्यूसर्स ने सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की मदद से अपनी खुराक खुद बना ली है, और इनकी बनाई हुई खुराक को फिर जो है वो कंज्यूमर्स ही इस्तेमाल करेंगे। कंज्यूमर्स सारिफिन या इस्तेमाल करने वालों को कहा जाता है, और कंज्यूमर्स आपको पता है ये इस लेवल पर मौजूद जो एनिमल्स हैं वो इन प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट खाएंगे, तो ये भी कंज्यूमर्स हैं। ये वाले कंज्यूमर्स, अच्छा, इनको ये जो डायरेक्ट खाएंगे इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। इस लेवल पर मौजूद जो कंज्यूमर्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और ऊपर तीसरे चौथे लेवल पर ये कंज्यूमर्स जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे तो इनको हम जो है वो फिर टर्सरी कंज्यूमर्स कहते हैं।
तो कहता है कंज्यूमर्स आर ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्राइमरीली एनिमल्स। तो कहता है कंज्यूमर्स जो हैं वो तमाम वो ऑर्गेनिज्म हैं जो बुनियादी तौर पर एनिमल्स होते हैं। यानी प्लांट्स वगैरह को हम जो है वो कंज्यूमर नहीं कह सकते, क्योंकि वो खुराक पैदा कर रहे हैं, वो अपनी खुराक खुद बनाकर खुद जब इस्तेमाल करते हैं तो उस सेंस में वो अपनी खुराक के खुद कंज्यूमर तो हैं, लेकिन पूरे इकोसिस्टम के अंदर प्लांट्स को जो है वो प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, यही सबसे पहले खुराक बनाते हैं। और बाकी तमाम एनिमल्स जो हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो प्रोड्यूसर्स से खुराक हासिल करते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स शुमार होते हैं। तो इसलिए कहता है कि कंज्यूमर्स ऑल दी ऑर्गेनिजम्स प्राइमरीली एनिमल्स। कंज्यूमर्स वो तमाम जानदार हैं जो बुनियादी तौर पर एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं। वो क्या करते हैं? विच ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एज रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड। ठीक है ना। तो कंज्यूमर जो हैं वो बुनियादी तौर पर जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और वो बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी जो ऑर्गेनिक फूड है, रेडीमेड अपनी बनी बनाई खुराक जो है रेडीमेड फूड को या तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं या फिर इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं। खुराक अल्टीमेटली उनके पास, सबके पास आप प्रोड्यूसर से ही रही होती है, लेकिन या तो वो बिला वास्ता यानी कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खुराक हासिल कर रहे होते हैं कंज्यूमर्स, या फिर वो इनडायरेक्ट यानी बिल वास्ता हासिल कर रहे होते हैं। यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स डायरेक्ट जो है वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, इसलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को नहीं खा रहे, इसलिए इनके पास जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास खुराक जो है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट, ठीक है ना, बिला वास्ता नहीं बल्कि बिल वास्ता, इनके वास्ते से, प्राइमरी कंज्यूमर्स के वास्ते से जो है वो खुराक या एनर्जी जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास पहुंच रही होती है। तो दे ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो अपनी खुराक या अपनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से हासिल कर रहे होते हैं, और एज रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड, बनी बनाई नामियाती खुराक की सूरत में एनिमल्स जो हैं, कंज्यूमर्स जो हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता अपनी खुराक प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं, पौधों से हासिल करते हैं। दे आर मेनली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। कंज्यूमर जो हैं ये बुनियादी तौर पर ज़्यादातर जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी दूसरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। प्रोड्यूसर्स जो थे वो ऑटोट्रॉफिक थे, अपनी खुराक खुद तैयार करते थे, और कंज्यूमर्स जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं और अपनी खुराक, बनी बनाई खुराक पौधों से हासिल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डीकम्पोजर्स, जिनको रेड्यूसर्स भी कहते हैं और रिसाइकलर्स भी कहते हैं। कंपोजर्स बनाने वाले, डीकम्पोजर्स तोड़ने वाले। तो पूरे इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो खुराक को प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वार्टरनरी जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स को खाकर अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। और फिर उसके बाद रोल आ जाता है डीकम्पोजर्स का, तोड़ फोड़ करने वाले, तोड़ने वाले जो जानदार हैं उनका रोल आ जाता है। तो जाहिर बात है कि इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स को ही एब्जॉर्ब करके, जज़ब करके, इस्तेमाल करके अपनी बॉडीज़ बनाई जाती हैं बायोटिक फैक्टर्स की, और वही एलिमेंट्स और फूड और एनर्जी जो है वो फूड चेन और फूड वेब की सूरत में हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। और अगर डेथ का, डिके का और डीकम्पोजर्स का अमल दखल ना हो तो सारे के सारे जानदारों की बॉडीज़ के अंदर जो है वो एबायोटिक फैक्टर्स और एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो लॉकअप होके रह जाएंगे, और दूसरे नए आने वाले जानदारों के लिए इकोसिस्टम के अंदर उन एलिमेंट्स की कमी पैदा हो जाएगी। इसलिए कुदरती निज़ाम में ये ज़रूरी बनाया गया है कि उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो और डेथ के बाद डीकम्पोजर्स के ज़रिए उनकी बॉडी को डीकम्पोज करके एबायोटिक फैक्टर्स को, एलिमेंट्स को जो है वो वापस इन्वायरमेंट के अंदर पहुंचाया जाए, ताकि नए पैदा होने वाले जानदार उनको इस्तेमाल करके अपनी बॉडीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो डीकम्पोजर्स आर मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया।
डीकम्पोजर जो है ये बुनियादी तौर पर फंजाई होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, इनका पैरेलल रोल है, ठीक है ना, डीकम्पोजिशन में। तो डीकम्पोजर्स आर मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया, डीकम्पोजर जो हैं ये मेनली फंजाई और बैक्टीरिया हैं, विच ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्राम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये दोनों जो हैं वो अपनी एनर्जी जो है वो मुर्दा और गले सड़े पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं। दे रिलीज केमिकल एलिमेंट्स एज आइंस, वो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करके उनके अंदर से केमिकल एलिमेंट्स को रिलीज करते हैं, बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स को रिलीज करते हैं और मोस्टली केमिकल एलिमेंट्स को आइंस की सूरत में रिलीज करते हैं। तो द मेन केमिकल आइंस आर, बहुत सारे जो केमिकल आइंस बॉडीज के अंदर से रिलीज करवाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा खारिज किए जाने वाले जो मेन एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स आइंस की सूरत में जो खारिज किए जाते हैं वो नाइट्रेट्स हैं, अमोनिया, फास्फेट्स और पोटाशियम और कैल्शियम की सूरत में खारिज किए जाते हैं वो मेन केमिकल आइंस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह निगहबान।